आप सब कुछ समझ सकते हो सिर्फ अपनी परछाई से। आपकी परछाई राहु और केतु का मिश्रण है। इस विद्या को आप अच्छे से समझे या पढ़े तो आप 95% एक्यूरेट हो जाते हो। पहले अपने शरीर में बैलेंस करो, फिर देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस कैसे आपके लिए काम करते हैं। टू बिकम अ मिलियनेयर यू नीड ब्रेन, टू बिकम अ बिलियनेयर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जानेंगे किस तरीके से हमारी परछाई हमारे बारे में बताती है, कैसे हम अपनी परछाई से जान सकते हैं हमारे काम होंगे या फिर नहीं होंगे। खाली परछाई नहीं, इसके अलावा हम पैसों के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से हम अपने घर में लक्ष्मी का आवास करा सकते हैं, बहुत सारा पैसा पा सकते हैं। तो आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो आपको बहुत कुछ नया नया इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। मुझे अभी पीछे जब डिस्कशन कर रहे थे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो वेलकम। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अभय खन्ना है। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 11 से 12 साल से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और बहुत नई इंटरेस्टिंग चीज़ों को मैं सीखता रहता हूँ। आज भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट बोलता हूँ और शायद मरते दम तक मैं अपने आप को स्टूडेंट ही बोलता रहूँगा। तो सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं, किस तरीके से हम अपनी परछाई से जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में। शायद सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में जब मैं इस फील्ड में आया, ऑकल्ट साइंस में, तो आया कि हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना ही क्यों है। तो मैं आपको इसके अंदर ये भी क्लैरिटी करूंगा कि इसको जानने से क्या मिलता है और क्यों ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जब आप प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो उसके अन्य मीन्स हैं। आपकी पामिस्ट्री हो गई, हाथ की लकीरें, एस्ट्रोलॉजी हो गई जिसके अंदर बड़े सारे फॉर्मेट्स आते हैं, और उसी के साथ होती है आपका आकार, आपका शरीर कैसा बना हुआ है, आपके शरीर पे मोल कितने हैं, बर्थमार्क्स कितने हैं। बर्थमार्क्स आपकी पास्ट लाइफ बताते हैं बहुत ज्यादा। तो उसी प्रकार से आपके चेहरे पे तेज कितना है, आपका माथा ब्रॉड है या छोटा है, हर एक चीज से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो सीखते सीखते मैंने हर एक फील्ड को एक्सप्लोर किया। जैसे मैंने आपसे शरीर के आकार की बात करी, तो हम पैरों की बात करते हैं। पैरों की उंगलियां आपने देखी है। अगर आपके थंब से, एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपके थंब से बाकी की उंगलियां एकदम ऐसे डिप मार रही है, ग्राफ ऐसे गिर रहा है, तो आप समझ लो ऐसा बंदा कॉन्फिडेंट होगा, ऐसा बंदा अपनी बात में पीछे नहीं हटेगा, पूरी डिबेट करेगा एंड तक। तो अगर आपका पार्टनर या आप स्वयं खुद ऐसे हैं तो समझ लीजिए अगर आपके आगे कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी बहस या डिबेट कर रहा है तो उसमें आप हारने वाले नहीं हैं। और इसी प्रकार से आप सतर्क हो जाएं। अगर आपकी लिटिल फिंगर, पैरों की बात ही कर रहा हूं मैं, लिटिल फिंगर जो सबसे छोटी फिंगर होती है वो बहुत छोटी है या उसका नेल लगभग ना के बराबर है, बहुत छोटा है, तो आपकी इनकमिंग तो अच्छी रहती है बट आउटगोइंग उससे ज्यादा तेज होती है। यानी कि इनकमिंग से ज्यादा आउटगोइंग, खर्चे ज्यादा। तो आप चाहे 2 लाख रुपए महीना कमाएं चाहे 5 लाख रुपए, जब तक वो महीना आता है उससे पहले खर्चा तैयार होता है। तो इसलिए हमें अपनी नेचर को समझने का मौका मिलता है, हम ताकि अच्छी प्लानिंग कर सके। क्योंकि आपको पता है जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो अप टिल एस्ट्रोनॉमी इट इज अ साइंस, उसके बाद इट इज एन आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। भाई ग्रहों की चाल समझ रहे हो, उनकी स्पीड समझ रहे हो, वो वक्री है नहीं है, कंबस्ट है, यहां तक तो आप एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हो। बट उसके बाद उनको प्रिडिक्ट कैसे करना है, वो प्रिडिक्शन जो है वो आपका आर्ट है, वो आपकी कला है, जिसको आप सीखते हो बाय योर एक्सपीरियंस। और आप जितनी नई नई विद्या को एक्सप्लोर करोगे आपका दिमाग और खुलेगा। एक ऐड याद है, मिंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो ऐसी परछाई कैसे बता सकती है आपका भविष्य। जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे या इन जनरल में भी आप बहुत टीवी में देखेंगे, राहु केतु के बारे में बहुत बात होती है। राहु केतु क्या है, छाया ग्रह ही तो है। तो ऐसे ही आपकी परछाई, व्हाट इज राहु, ऑब्सेशन ऑफ लाइफ। आपकी कुंडली में राहु कहीं भी प्लेस्ड होंगे ना, आप उससे बाहर सोच नहीं पाओगे, वो आपकी ऑब्सेशन रहेगा। और केतु क्या है, आपके पास्ट कर्मस, जहां पर आपको बाउ डाउन होना है, बेंड होना है। तो दोनों के दोनों में मैंने सब कुछ बोल दिया। भाई अगर राहु भी आपको पढ़ लिया, आपने केतु भी पढ़ लिया, तो आप 65% अपने आप को समझ गए। तो ऐसे ही आपकी परछाई राहु और केतु का मिश्रण है। आप सब कुछ समझ सकते हो सिर्फ अपनी परछाई से। इस विद्या में सूर्य एक पर्टिकुलर डिग्री पे आता है, यहां तक कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो। और मानिए मेरी बात, अगर इस विद्या को आप अच्छे से समझे या पढ़े तो आप लगभग 95% एक्यूरेट हो जाते हो। चंद्र प्रक्षापति चरक, ये एक ग्रंथ है, सूर्य संहिता भी है, जिनके अंदर परछाई के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया। इसमें तो 25-26 प्रकार की परछाई बताई गई है कि आपका आकार कैसा बनेगा तो आपका व्यवहार या आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। वैसे तो इसको किसी एक्सपर्टीज के सुपरविजन में करना चाहिए, आप अपने एकदम बड़े निर्णय एकदम इससे खुद से ना लें, लेकिन मैं फिर भी एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं
कि आप इसको कैसे सीख सकते हो। मान लीजिए लगभग 10:30 से 11:30 का सूर्य ले लीजिए, अभी आप लोग डिग्रीज नहीं पकड़ पाएंगे। 10:30 से 11:30 का सूर्य ले लीजिए, 10:30 से 11 का ही ले लीजिए, जो कि हल्का सा टिल्टेड होता है, बिल्कुल सर पे नहीं होता, और उसको अपने राइट साइड पे ले आइए। अब आप अपने परछाई, जो भी आपकी ज्योमेट्री बन रही, परछाई की आपकी ज्योमेट्री तो है, फिगर्स बनेंगी ना, जो भी आपकी परछाई बन रही है, किसी की मदद से परछाई के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जहां आप खड़े हैं वहां से लेके अपने हेड तक एक मार्क लगवा लीजिए। मार्क लगवा लिया। अब हम बचपन में गेम खेलते थे टिप टॉप, जिसमें एकदम पैर के पीछे पैर रख के चलना होता है। अब आप उस मार्क पे स्वयं खुद ही, जिसकी परछाई है, एक के पीछे एक कदम रख के चले। 8 कदम चलेंगे आप, 8 कदम से ज्यादा नहीं। अगर आप अपनी परछाई को क्रॉस कर जाते हैं, काट जाते हैं, तो जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, जिसलिए आपके अंदर एक अर्ज आई टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, वो आपका कार्य लगभग होना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आपका समय बहुत फेवर में नहीं चल रहा है, आपकी सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? स्थिर हो जाइए ना, रुक जाइए। नुकसान क्यों करना, इमोशंस का या पैसों का क्यों करना? स्थिर हो जाइए, क्योंकि अभी समय आपके फेवर में नहीं है। और मान लीजिए अगर आप लगभग थोड़ा सा पीछे हैं तो एकदम ओके टाइम पीरियड है। अगर आप कोई भी कार्य को आगे सिद्ध करने वाले हैं तो डिवाइन कायनात आपको सपोर्ट करेगी, आपका समय फेवर में ही आने वाला है। लेकिन अगर आप ज्यादा पीछे रह गए, मान लीजिए कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मैं तो सिर्फ गर्दन तक ही गया, अभी तो पॉइंट आगे है, यानी कि मेरा हेड भी बचा है, मैं तो इतना पीछे छूट गया। आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेटेड है, चाहे वो प्रोफेशन रिलेटेड है, फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, तो आप मान लीजिए कि अभी आपकी जो सर्च है वो अधूरी है, इमेच्योर डिसीजन है। जब आप उस कार्य के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप स्वयं समझ जाएंगे कि अरे यार अभी तो मेरा मन विचलित था, इसलिए मैं फटाफट से कूद गया, मैं तो क्लियर ही नहीं हूं अभी कि अभी मुझे इस टॉपिक के, इस इवेंट के बारे में और तय से जानना है। तो ये तो मैंने आपको एक सरल सा तरीका बताया, इसकी बहुत डीप नॉलेज है, मतलब आप बहुत बड़े निर्णय मत लेना, लेकिन यस ये एक फॉर्म बताया जिससे कि आप पकड़ सकते हैं। कंपैटिबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर समय पे अगर हस्बैंड एंड वाइफ या फिर पार्टनर्स लव कंपैटिबिलिटी के लिए दोनों एक समय पे इकट्ठे हो जाएं, किसकी परछाई डार्क बन रही है, किसकी परछाई में ज्यादा डार्कनेस है, वो डोमिनेटिंग होने वाला है, ये बात तय है। बट इसमें आपको सूर्य की डिग्री को समझना जरूरी होता है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करें बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। तो ऐसे आप अपनी परछाई से ये वाली चीज समझ सकते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ साहब, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ना थोड़ा सा एंटी था जब मैं इस फील्ड में आया, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना हुआ, मेरे बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि मैं एक्चुअली अगेंस्ट था इन सब चीजों के। तो एंटी जब भी एक बंदा आता है ना तो वो ज्यादा कुरेदता है, क्योंकि उसको तो इल इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा चीज आई कि यार जब भी हम कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं या कोई बीज मंत्र देखते हैं, वो संस्कृत में क्यों होते हैं? क्यों नहीं उसको ट्रांसलेट करके एक नॉर्मल हिंदी में बना दिया जाता? उसको हिंदी में बना दो, चाहे आप कोई भी परमात्मा की आरती बोल रहे हैं उसको भी हिंदी में कर दो या इंग्लिश में कर दो या नॉर्मल लैंग्वेज जो हम लोग समझ सकते हैं उसमें कर दो, तो अच्छा है। पता नहीं क्यों ये डिफिकल्ट और टफ बनाने के लिए की गई है। तो मैं जब धीरे धीरे इस चीज में आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हर एक वर्ड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जैसे कि हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सर्च करके हमें थाली में पिरोस के दिया है, सिर्फ उठाने की देरी है, वो भी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक क्रॉस आया एक वर्ड के विठला, तो अगर आप इस शब्द को विठला 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 इसको आप रोज चैंट करें, कितनी बार कोई मर्जी, 11 करो, 21 करो, 108 करो, दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, मैं रिटन पेपर पे गारंटी दे रहा हूं 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी हार्ट हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। जिनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनकी फैमिली लीनेज में है, तो आप पहले ही कर लो ना इसको, प्रॉब्लम क्या है? आप बोलोगे ना जब इस वर्ड को, आप खुद समझ जाना कि यहाँ पर एक अलग सी वाइब्रेशन फील होगी आपको, विठला। तो जब मैंने इस वर्ड को सर्च किया तो विठल गॉड होते हैं, तो मैंने जब इसको इंग्लिश में कन्वर्जन किया तो इसका इंग्लिश मीनिंग आता है फॉर्च्यून गिवर। चलिए साहब अब आप चैंट कीजिए फॉर्च्यून गिवर फॉर्च्यून गिवर फॉर्च्यून गिवर, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होने वाला, मैं सच फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ नहीं होएगा। विठला वाइब्रेशंस, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं कि आपकी नर्व्स जो है वो खुल जाती है। एंड बिलीव मी, इस पे बहुत बड़े लेवल पे रिसर्चेस चल रही हैं। ये इस संस्कृत वर्ड की एक इंटेंसिटी है। तब जाके समझ में आया कि क्यों ये शब्द, ये बीज मंत्र हमें अच्छे से प्रोनाउंस करने चाहिए। इनकी कन्वर्जन में वो मजा नहीं है, फॉर्च्यून गिवर उसको चैंट करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली विठला ये वर्ड अपने आप में संपूर्ण है। तो इसलिए जब मैं जैसे 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 आगे बढ़ता चला गया तो मैं बहुत सारी नई नई चीजों के क्रॉस आता चला गया। उसी के हिसाब से मैंने अपनी लाइफ के अंदर लोगों को गाइडेंस देना शुरू किया और लोगों को
थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना भी शुरू किया। आपको अपने कर्मों को तो करना है, लेकिन किस समय पे करना है। आपने वो मूवी देखी है जो जीता वही सिकंदर, एक बहुत पुरानी आमिर खान की मूवी है, मैं बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखता हूँ, मुझे वही याद है। तो उसमें एंड में अगर आप वो सीन देखें, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज मेरे कहने से देखो एक बार, एंड में जो चेन लेट खोलता है वो जीतता है। यानी कि टाइमिंग्स, कहीं ये ना हो आप बड़े खुश हैं, यार मैं तो 25,000 रुपये महीना कमाता था, अब मैं लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, हे परमात्मा मैंने तो कभी इतना सोचा था, मैं खुश हूँ। अरे आपका समय तो 10 लाख रुपये महीने का बता रहा है, उसको इनकैश करो। और अगर आपका समय में आपके अनुकूल नहीं है तो स्थिर हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जैसे समय आएगा उस समय पे एक्शन लीजिए। मैंने एक ओवरव्यू निकाला है, और वो ओवरव्यू ये निकाला है कि लाइफ के अंदर मेरे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो आज मैं उसकी रेमेडी दे देता हूँ। एक आता है इमोशनल इम्बैलेंस, लव लाइफ, मैरिज मैच मेकिंग, मेरी कंपैटिबिलिटी इससे होगी कि नहीं होगी, मेरी इससे शादी होगी कि नहीं होगी, और एक आता है पैसों के रिलेटेड। तीसरा आजकल कुछ समय से बहुत आ रहा है, और वो है फॉरेन सेटलमेंट। तो क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? तो कैसे आप इसके आंसर्स खुद से जान सकते हैं? अच्छा, एक चीज आपको बताता हूं, अगर किसी लड़के के चार्ट में मंगल एंड जुपिटर है, कॉम्बिनेशन बन रहा है किसी लड़के के चार्ट में मंगल एंड जुपिटर, और किसी फीमेल के चार्ट में मार्स एंड वीनस, और इन दोनों ने विवाह कर लिया, लव मैरिज है, लव इज ब्लाइंड, तो पक्का ये लाइन बोलने वाले हैं, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर, और जपते रहेंगे इसको, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। तो कहीं कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि अगर हमारी कुंडली बन रहे हैं तो हमें फिर सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके माइंड में और यंगस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या हम उसकी कुंडली लेके आए? मत करो। आप अपनी कुंडली में आप 2 मिनट के लिए कुंडली भी भूल जाइए। आप बताइए साहिल, सबसे ज्यादा आप अपने आप को सिक्योर कहाँ फील करते हैं? कहाँ फील करते हैं अपने को सुकून सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपको? घर में। घर में। अगर मैं इसको और विस्तार से बोलूं तो माँ के पास, और विस्तार से बोलूं तो मदर एक ऐसी फिगर है जिनसे हम लड़ाई भी करते हैं, जिनसे हम अपनी सारी बातें भी मनवा लेते हैं और बाद में प्यार भी करते हैं, होता है ना। तो आप अपनी लाइफ के कोई भी इमोशनल डिसीजंस लीजिए, कभी गलत नहीं होंगे अगर आप अपनी कुंडली में अपनी मदरली डीटी को पकड़ लीजिए बस। यानी कि अगर आपके चौथे भाव में सूर्य है तो माँ सीता, यही आपकी मदरली फिगर है। आप इनसे लड़ के, प्यार से, झगड़ के भूल जाए कि शी इज अ गॉड, गॉडेस। आप बिल्कुल इनको ट्रीट कीजिए, शी इज अ मदरली फिगर टू यू। बिलीव मी, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके चौथे भाव में जुपिटर है तो तारा देवी। मैं आपको एक बात लिख के दे सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू डिसलॉयल्टी। अगर आपको अपने स्पाउस पे किसी प्रकार का कोई भी शक है, आपको लगता है कि यार पता नहीं ये मेरे साथ लॉयल है या नहीं है, तो आप एक काम करना, मैं आपको एक पेपर पे आप जो भी आपके मन में डाउट है उसको लिखिए, वेदर मैं जो जिस लैंग्वेज में, क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है, और 2 हाइफन्स डाल दीजिए, ब्लैक कलर के पेन से लिखिए, और इस पेपर को फोल्ड करके अपनी माँ के पास चरणों में अर्जी लगा दीजिए। लेकिन लगाइएगा अपनी मदरली स्पेसिफिक डीटी की तरफ। 99% विद इन नेक्स्ट 43 डेज कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ जाएगा कि आप इस पार या उस पार हो ही जाएंगे। या तो आपको पता लग जाएगा कि यार ही इज वेरी लॉयल टू मी या शी इज वेरी लॉयल टू मी, या फिर वाइस वर्सा। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि माँ आपको सही राह दिखाती है। तो अगर आपके चौथे भाव में शनिदेव विराजमान है तो माता काली, ये आपकी मदरली फिगर है, इनको आप एज अ मदर पूजें। राहु है तो माँ दुर्गा। केतु बैठे हैं तो चामुंडा देवी आपकी मदरली फिगर है। और अगर मंगल विराजमान है तो सुधा देवी, जो कि पितृ श्राद्ध आते हैं ना, तो उनमें इनको पूजा जाता है। अगर बुध बैठे हैं तो माँ सरस्वती, और अगर शुक्र बैठे हैं तो माँ लक्ष्मी, चंद्रमा बैठे हैं तो माता गौरी। और इनको पूजने के कोई डेज नहीं है, कोई विधि नहीं है आपके लिए। ये आपकी बार बार बोल रहा हूं, आप इनके साथ अपने सारे इमोशन शेयर कीजिए, आपकी लाइफ में इमोशनल इंस्टेबिलिटी होना ही बंद हो जाएगा। मियाँ बीवी के बीच पे झगड़ा हो रहा है, आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस की कदर नहीं होती है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी लाइफ बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जानते हैं साहिल कि लाइफ के अंदर सब कुछ हमारे अनुकूल कब होता है? जब हमारे 5 तत्व 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो जाए। उसको सबसे पहले हम लोग भागते हैं वास्तु के अंदर करने के लिए, पहले अपने शरीर पे तो कर लो, क्योंकि ये मुफ्त में मिला, इस पे किसी का ध्यान नहीं होता। पहले अपने शरीर में बैलेंस करो, फिर देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस कैसे आपके लिए काम करते हैं। बिलीव मी, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए आज मैं आपको एक रेमेडी ऑफ द डे देके जाऊंगा जरूर। मैं ना आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ, आपकी स्माइल में ना मैं ना थोड़ी कभी कभी शरारत कर लेता हूँ, तो आपकी स्माइल में भी ना ऐसा है कि आप बचपन में बड़े नोटी बच्चे रहे होंगे, तो मैं भी कभी कभी ना थोड़ी सी शरारत कर लिया करता हूँ। तो एक इवेंट शेयर करता हूँ आपके साथ, बीच में याद आ गया एकदम से। मेरे पास ना एक क्लाइंट आए, बड़ी सीरियस टॉपिक चल रहा था, बड़ी सारी बातें चल रही थी, मिडिल 40s के थे, 44 के थे राउंड, अच्छे घर से थे, फैक्ट्रीज की बातें कर रहे हैं। चलो भाई, सारे उनके काम काज की बात हो गई।
फिर उन्होंने थोड़ी सी पर्सनल बातें भी हो गई सारी। उसके बाद ना वो थोड़ा सा उठने वाले बने, बाय बाय हो रही थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी ना कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, अप टिल एस्ट्रोनॉमी इट इज अ साइंस, आफ्टर दैट इट इज अ आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। तो मैंने जैसे ही वो उठे तो मैंने उनको बोला कि जी जो आपके बैग में आप प्रसाद इकट्ठा करके लेके जा रहे हो, जरूरतमंद को बांट देना। तो वो बैठ गए, बोले आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा इसको तो बोलते हैं त्रिकाल दृष्टि साधना, हर किसी से थोड़ी हो जाती है ये। ऑनेस्टली मैं सिर्फ कैलकुलेशंस करता हूँ, बहुत करता हूँ, यही मेरी साधना है। मैं बहुत खोजता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये साइंस कब हमारे हाथ में आएगी? इट इज लाइक एन ओशन। तो मैंने उनको बोला कि जी आपके पास जो प्रसाद है किसी जरूरतमंद को बांटते जाना। वो बैठ गए, वो बोली नहीं आपको कैसे पता लगा पहले बताओ। और थोड़ा सा मुंह भी छोटा रह गया कि यार ये कैसे इसने बता दिया। एक ऐसा आदमी बैग में जो इकट्ठा कर रखा है, जानते हैं साहिल मैंने कैसे बताया ये बात? सिंपल सी कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि उस दिन जब वो मेरे पास आए उन्होंने टीका लगा रखा था, यानी कि वो मंदिर से होके आए हैं। अब उनके छठे भाव में गुरु विराजमान थे टॉरस राशि के अंदर। फ्लैट प्रेडिक्शन है ये, फ्लैट है। जिसके भी टॉरस राशि में गुरु छठे भाव में होते हैं, ऐसा जातक मंदिर या रिलीजियस प्लेसेस में जाके प्रसाद को बहुत डोनेट करता है, बहुत बांटता है। लेकिन इनकी कुंडली के अंदर गुरु थे तो छठे भाव में टॉरस के, लेकिन वक्री थे। ऐसा जातक प्रसाद बहुत इकट्ठा करता है, वो इकट्ठा करता रहेगा। तो मैंने उनको बोला प्रसाद है, इसको चखो, अपनी फैमिली को चखाओ, इसको मील मत बनाओ। बोले इससे क्या होगा, कोई नुकसान हो जाएगा? मैंने कहा नहीं सोशल अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ, जो बेचारे इकोनॉमिकली वीकर है उनको खाने दीजिए। तो आप समझे ये बात, इसको बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपने ये चीज यूज कर ली, अब मैं उनको ना बताता तो उनको क्या लगता कि मैंने एक्चुअल में कुछ ना कुछ साधना कर रखी है। ऐसे ही आपके बॉडी मार्क्स, आपकी बॉडी की चीजें बहुत कुछ बता देती है। तो आप उनको बता दो ना कि ये कैलकुलेशंस है, इसमें बुराई क्या है? अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर आपका खुद का मोटिव, खुद आप बड़ी परेशानियों से बाहर निकले हो या इस सब्जेक्ट से परेशान हो कि आप इसके अंदर ही कूद पड़े कि भाई मैं इसके एंटी होके लोगों को अवेयर करूंगा, और आज आप उसके फॉर द सब्जेक्ट बोल रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कुछ फर्ज बनता है। और ये हर एक एस्ट्रोलॉजर का होना चाहिए कि वो सच सच बता दे कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है। तो ऐसे ही बिल्कुल जिन लोगों को लाइफ में बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, लाइफ में बिल्कुल स्टकअप फील कर रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि यार अपॉर्चुनिटीज ही खत्म हो गई है, लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें? इंस्टेंट फर्स्ट एड करो ना, फर्स्ट एड करो। उसके बाद ढूंढना कौन सा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, क्या प्रोस्पेक्ट है, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, बाद में। पहले आप फर्स्ट एड करो। फर्स्ट एड क्या है? जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक ट्राइंगल बनाओगे, ऐसे फेसिंग टूवर्ड्स द स्काई। एक उसी के ऊपर उल्टा ट्राइंगल बनाओगे। ये क्या बन गया? स्टार बन गया ना। एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल, बीच में एक सर्कल बना दीजिए। अब इस सर्कल के अंदर आप दिया जलाइए तिल के तेल का, और इसको आप 5 फ्राइडे कर लीजिए, 5 फ्राइडे। उसके बाद आप कमेंट सेशन में थैंक यू लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको 99% कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज खुलने का मौका मिलेगा। यानी कि ऐसे जातक का जिसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बंद है। बहुत बार मुझे ये भी डाउट होता है कि रेमेडीज है क्या ये सोशल प्रेशर है कि कोई हमारे पास आया तो उसको रेमेडी देनी है? क्या ये सोसाइटी प्रेशर है? इस पे भी मैंने बहुत सर्च किया कि क्या ये सोसाइटी प्रेशर है। तो पता लगा कि जिसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, और उसके शरीर में अग्नि तत्व थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि ऐसे जातक का पित्त इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। कुछ देर बाद इसके अंदर एजिटेशन शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी गुस्सा होना शुरू हो जाएगा, रोड रेज का शिकार बनेगा। फिर आप लॉजिक्स यूज करोगे, अरे भाई जॉब नहीं है ना, कोई काम धाम है नहीं, बोलते ना कोई काम धाम है नहीं, सवाल लड़ता रहता है, क्योंकि उसका अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया। उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। ऐसे ही बहुत सारे कई लोग हमारे ऐसे भी है जिनके अंदर लाइफ में ना टैलेंट तो बहुत है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है उसको एक्सप्लोर करने का, या राइट टाइम पे आके वो फेल हो जाते हैं। जानते हैं ये कैसे, किस वजह से होता है? आपके शरीर में सोलर प्लेक्सेस जो चक्र है वो आपका इम्बैलेंस हो जाता है, या आपकी कुंडली में मंगल केतु का संबंध बने तब भी ऐसा ही होता है। आपकी एनर्जी सही समय पे यूज नहीं होती है। क्या करें? सिंपल से उपाय हैं। जरूर है क्या कि आपको लाखों रुपए की किसी ना किसी के पास जाके रेमेडीज करानी है? सिंपल चीजें करके देखो। आप इसके लिए HIT, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज करो। कुछ नहीं मिल रहा, नहीं हो रही है, नया वर्ड लग रहा है। घर में सीढ़ियां तो आजकल हर किसी के पास ही है, जमीन इतनी महंगी हो गई, हम लोग ऊपर जाते चले जा रहे हैं राहु के पास। तो आप अपनी जो स्टेयर्स है उसको स्पीड में चढ़े, स्पीड में उतरे, स्पीड में चढ़े, स्पीड में उतरे। गिरना नहीं है, आराम आराम से, मतलब जितने को आप बैलेंस कर सको। 5 से 7 बार करो इसको दिन में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भागना, अपनी एज के हिसाब से। आप देखोगे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होना स्टार्ट हो गया, और आपके अंदर धीरे 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 एनर्जी जो है वो सिंक्रनाइज्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑफ द डे आपको अपने शरीर को बैलेंस करना है। सारा खेल पंच तत्वों का है। आपकी एनर्जीज जितनी बैलेंस होंगी उतना आपका दिमाग खुलेगा। और इसी के साथ
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके साथ ज्यादा काम करना स्टार्ट करेगा। जब आप इसके अंदर ज्यादा अंदर डीप में घुसोगे, अपने आप को बैलेंस करोगे, तो आप इसको समझोगे। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई कुंडली के अंदर कौन से मेन भावों को हमें पकड़ना है। इमोशंस मेजर पार्ट प्ले करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, पेरेंट्स से प्यार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्पाउस अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको तो हमने चौथे भाव से पकड़ लिया, मदरली फिगर। लेकिन आपने कभी देखा जब हमें छोटी चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं, हाय माँ, होता है ना। और जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, बाप रे बाप, बोलते हैं ना। तो जब मटीरियलिज्म चाहिए, जब ज्यादा पैसा चाहिए, जब इच्छाएं अनंत है और अचीव करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, तो पकड़ लो ना अपने 11वें भाव को। जो ग्रह उसमें बैठे हैं वही आपकी डीटी है, वो मदरली फिगर है, ये आपकी डीटी है। यहाँ आपको बाउ डाउन होना पड़ेगा, ये आपकी डीटी है, ये देंगे ना आपको अपार धन। लोभ करो अपनी इच्छा पूरी। परमात्मा ने सबको मौका दिया है। अब जानते हो हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म सिर्फ आए, पैसा कमाया, शादी करी और चले गए, इसलिए नहीं होता है। हमारे कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं, जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करते हम रीबर्थ करते चले जाते हैं। और हमारी लाइफ के बहुत सारे सफरिंग्स का रीजन हमारे पेंडिंग कर्म होते हैं। तो 11वें भाव के अंदर आपकी जो डीटी है वो आपका दिमाग खोलेंगी, आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। फादर का काम क्या होता है? टू गिव गाइडेंस। तो आपको गाइड करेंगे कि ये तेरी चीजें थी जिस वजह से तेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। 11वें भाव में केतु, डिजायर पूरी नहीं हो रही है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा, हर थोड़े टाइम के बाद रुकावट, हर थोड़े टाइम के बाद रुकावट। तो क्या बोलोगे, क्या करोगे? हारे का नाम खाटू श्याम। आंखें बंद करके बाबा खाटू श्याम के मंदिर में आप वंस इन अ मंथ अर्जी लगाना शुरू कर दो। वंस इन अ मंथ अर्जी लगाइए, फिर देखिए कुछ ना कुछ 3 या 5 महीने के अंदर आपकी लाइफ में खुद रास्ते कैसे खुलेंगे। आपकी डिजायर्स क्यों नहीं फुलफिल हो रही है, उसकी रूट कॉज तक आप खुद पहुंचेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हमें बस 4 और 11, 4th हाउस और 11th हाउस, अगर इन दो की डीटीज को पकड़ लिया तो 50% आपकी कुंडली बैलेंस हो गई। आप एज अ गॉड, गॉडेस किसी भी परमात्मा को पूज सकते हैं, किसी को भी पूजे, लेकिन उनमें से मदरली फिगर और फादरली फिगर टू गिव गाइडेंस एंड फुलफिल डिजायर्स, उनको स्पेसिफाई कर लीजिए। फिर देखिए मजा। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा साहिल कि कुछ समय बाद जाते हुए ना एक इंसान एक समय तक एक भगवान को मान रहे, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा जरूर रहा होगा कि एक समय तक मान रहे और उसके बाद कुछ समय के बाद ना उनका इंटरेस्ट किसी दूसरे परमात्मा की तरफ आ जाता है। तो वो उनकी, जैसे कहते हैं ना पीडीटी, प्रॉमिस दशा ट्रांजिट, जब उनकी दशा चेंज हुई, उनका 11वां भाव एक्टिवेट हुआ, तो उनको अवेयरनेस मिलनी स्टार्ट हो जाती कि एक्चुअल में, क्योंकि रूट कॉज आपके जीवन का पकड़ने के लिए आपको अपने पेंडिंग कर्मा जानना बहुत जरूरी है। अब आप इस पे सोच सकते हैं कि अरे भाई एक ही जन्म होता है, कोई पास नहीं है। आपको ये पर्टिकुलर कुंडली क्यों मिली, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्यों मिला? ये मिला है तो यू नीड टू सफर। उदाहरण के तौर पे किसी का सप्तम का मालिक या बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, इसकी मैरिज होने में बहुत कठिनाइयां आई और अगर हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में इंसान रहेगा। अब क्या करे, शादी ना करे, क्या करे? तो इसका रूट कॉज क्या है? आपको एक कॉम्बिनेशन क्यों मिला? मत मानो कि भाई मेरी पास्ट लाइफ है, बट आपको एक कॉम्बिनेशन तो मिला। क्यों मिला? तो जितनी भी विद्या मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अवेयरनेस के, यू हैव टू कैच दैट। अब मैं देखो, आप मेरी बात सुन रहे हो, कितने स्थिर हो, आराम से। मैं बोलते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करो। जो भी लोग बात करते हुए ज्यादा हाथों का यूज करते हैं वो स्वयं से अपना घर, अपना पेट पालते हैं, यानी कि दे विल अर्न थ्रू देयर ओन एफर्ट्स। उनको इंसेस्ट्रल मनी का या अपने पेरेंट्स के सेट बिजनेस का, प्रोफेशन का फायदा नहीं मिलने वाला। और आप जैसे स्थिर हो ना, आराम से सुन रहे हैं मेरी बात, जो भी स्थिर सुनते हैं, जिनका ज्यादा हैंड मूवमेंट नहीं है, उनकी सपोर्टेंस में उनकी फैमिली में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। जैसे कि आपकी स्पाउस या जैसे कि आपके पेरेंट्स, किसी ना किसी का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। स्पाउस में मैंने इशारा कर दिया आपकी तरफ, तो कोई ना कोई आपको वहां से गाइडेंस या रास्ता मिलता चला जाए। और जो ज्यादा हाथ करते हैं, सोच लो कि भैया मुझे जो है अपना रास्ता स्वयं बनाना है, खुद से बनाना है, तो मैं खुद से ही बनाऊंगा अपना रास्ता। ठीक है, जो अभी आप बता रहे थे 11th हाउस के अंदर प्लैनेट्स का, सारे प्लैनेट्स बता दो एक बार। अच्छा, फाइनेंसेस के लिए आप जानना चाहते हैं कि एक बार के लिए कि 11th हाउस के अंदर कौन से प्लैनेट्स हैं? हमने केतु को कवर किया। अगर आपके 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा या चंद्रमा की राशि विराजमान है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप कोई भी भगवान माता गौरी या शिव का मंदिर जो कि नदी किनारे बनाओ, आप उसको जरूर जाके वर्शिप कर। वहां पर रेगुलर मंथली या 2 मंथ्स में एक बार जाने से आपके भाग्य खुलेंगे ही खुलेंगे। अगर आपके 11वें भाव में सूर्य विराजमान है, तो आप सूर्य नारायण यानी कि भगवान विष्णु के मंदिर जो कि किसी फॉरेस्ट वाले एरिया में बनाओ, जो कि थोड़े वीरानी जगह में बनाओ, सिटी से थोड़ा सा दूर बनाओ। तो क्यों मैंने ये वर्ड बोला, इसका भी आपको लॉजिक बता देता हूँ। जब आप कभी वैसे ट्रैवल करे हो अकेले, बिल्कुल जब आप बिल्कुल दूर दूर तक एकदम सुनसान नई जगह हो आपके लिए बिल्कुल, तो मन में एक अचानक से एक अलग सी डर सा होता है।
वहां पर जब डे लाइट होती है, सूर्य की रोशनी होती है, तो हमारा डर उतना ज्यादा नहीं होता। जैसे ही रात होती है हमारा डर बढ़ जाता है। और वैसे ही अगर आपको उस दिन के अंदर दूर दूर तक कुछ नहीं है और एक मंदिर मिल जाए तो कैसी पॉजिटिविटी आएगी, एक अलग सी पॉजिटिविटी आएगी ना। क्योंकि 11वां भाव ओरिजिनली शनि के हैं, शनि को प्रधान है ये, क्योंकि इसमें अंधेरा होता है। सूर्य का काम क्या है, आपको कॉन्फिडेंस और उजाला देना। तो फॉरेस्ट के अंदर ही पर्टिकुलरली, या फिर वीरानी जगह पे जो सिटी से दूर भगवान विष्णु का कोई भी मंदिर होगा, भगवान राम का मंदिर होगा, वो आपको बहुत सूट करेगा। ऐसे में अगर आप वहां जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा आपके भाग्य और आपके 11वें भाव में वृद्धि होगी। अगर मकरी आपके 11वें भाव में विराजमान है तो आप कौन से भगवान को करोगे, कृष्ण कन्हैया। आप कृष्ण कन्हैया परमात्मा, उनकी जितनी भी आप ब्लेसिंग्स लें उतना आपके लिए थोड़ी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को तो ऐसे बोलना शुरू कर दीजिए जैसे आप इसको साध रहे हैं, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ के ट्रैक्स कैसे खुलते हैं। अगर वीनस आपके 11th हाउस के अंदर विराजमान है, तो अगर शुक्र देव है तो कौन सी डीटी को पकड़ेंगे आप। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि हम बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों को करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अगर वीनस आपके इसके अंदर है तो आप राधा कृष्ण के जॉइंट मंदिर जाएंगे, या फिर आप गॉडेस लक्ष्मी को पूजेंगे। इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं से एक बार के लिए नए रास्ते और नए प्रोस्पेक्ट्स खुलेंगे। इसी के साथ अगर जुपिटर आपके 11th हाउस में विराजमान है तो आप पीर बाबा का कोई स्थान या फिर साईं बाबा का कोई स्थान रेगुलर अपने एक रूटीन बनाइए, उनके पास जाने का, अपने ऑफर्स कीजिए और आपके रास्ते कहीं ना कहीं से खुलने वाले बन जाएंगे। अगर राहु आपके 11th हाउस में है तो आप परमात्मा शिव शंभू या फिर काल भैरव के अगर आप मंदिर में जाएं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शनि अगर आपके 11वें भाव में है तो आप मेरे कहने से उज्जैन जरूर होके आए और भस्म आरती का आनंद लें, दर्शन करें। फिर देखें कि आपकी लाइफ कैसे रास्ते खुलती है, कैसे आपकी इच्छाएं पूर्ति की तरफ आपका कदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सारे एक एक करके अपने सारे ग्रहों को अच्छे से समझें, 4 और 11 के बस, और अपनी डीटीज का चुनाव करें ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिले। और जब कुछ ना समझ में आए तो आप पुश कर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम बहुत ऐसे लोग आए हैं मेरे पास कि जी हम बहुत ज्यादा ये मंत्र पढ़ते हैं, हम इस परमात्मा की बड़ी पूजा करें, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब क्यों का रीजन तो आपके पास्ट कर्मास है। आपने बहुत कुछ कर लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको पकड़ में नहीं आ रहा कि मेरी डीटी कौन है, मुझे राइट एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा, मुझे राइट काउंसलर कैसे मिलेगा, मेरे को राइट घर कैसे मिलेगा। तो आपके पास एक ही स्थान है सिर्फ। आप अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए कहाँ जाते हैं, ब्रह्म स्थान समझते हैं, ब्रह्म बिंदु, केंद्र ऑफ एनर्जीज। पुष्कर, हमारा हिंदुस्तान तो भंडार है, खोजिए ना। पुष्कर में इकलौता ब्रह्मा टेम्पल है। अगर आप अपनी शुरुआत, कुछ नहीं समझ में आ रहा किस डीटी को पूजे, क्या करे, अभय जी क्या कह रहे हैं, सब ऊपर से निकल गया, तो आप मेरे कहने से पुष्कर चले जाइए और वहां पर जाके 5 मिनट ध्यान योग कीजिए। और अगर परमात्मा की कृपा रही तो वहां से कुछ भी चुन्नी, फूल, जो आपको प्रसाद में मिले वो आप अपने साथ ले आइए। और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में एक राइट गाइडेंस और एक राइट पाथ खुलने के लिए जो मार्गदर्शक चाहिए वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर आपके 11वें भाव में मंगल है तो आप किसी पहाड़ की ऊंचाई पे बना हनुमान टेम्पल, शिव टेम्पल, या कोई देवी का टेम्पल, माता रानी शेरावाली का, वहां जाके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पताका बांध के आए वहां के किसी भी ऊंचाई वाले पेड़ में, तो आप भी शिखर पे पहुंच के रहेंगे ही रहेंगे। इस प्रकार से आप अपनी डिजायर्स, यहाँ पर डिजायर्स हो गई, वहां पर इमोशंस हो गए, आप इनको बैलेंस करके चल सकते हैं। सारी बातें तो हमने कर ली एक ऐसी वाली जिसके अंदर हमने ये बोला कि जी हमें अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, हमें अपने डीटीज को कैसे पकड़ना है, अपनी फादरली फिगर। मान लीजिए अगर हम इससे अपने आप को ऊपर उठाना चाहें कि भाई ये तो एक रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स हो गया, कई ऐसे लोग भी आज इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं जो कि अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, और हम लोग भी सोचते हैं कि यार हम पाठ पूजा क्या किसी मकसद के लिए करें, हम एक डीटी को पूज रहे तो हम मकसद के लिए करें, बिल्कुल नहीं। आप अपने तत्वों को बैलेंस कीजिए, आपके अंदर सब कुछ है, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना अच्छे तरीके से खुलेगा कि आप अपने आप ही हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बनेंगे। अब बात करते हैं जी उस ब्रह्म रेमेडी की, जिसको हम बोलते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने लिख दिया और वो काम हो गया। आपने लिख दिया, मैंने या किसी सिद्ध पुरुष ने नहीं, आपने लिख दिया खुद, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका वो काम हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे वो काम होगा, आपको मैं इसके पीछे भी एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि कुछ दिन अभी पहले की बात ही है कि मैंने ये चीज देखी और मुझे लगा कि हाँ यार ये बात तो एक्चुअल में ऐसे काम करती है। आजकल स्विच वर्ड्स का चलन चल रहा है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग अलग अलग स्विच वर्ड्स बता रहे हैं, आप ये चैंट करो, वो चैंट करो।
तो मेरी डॉटर है, छोटी है, 4th क्लास में, उसने कोई स्विच वर्ड सुन लिया, तो अब बच्चा है, उसका दिमाग तो वैसे ही है, तो वो ना पढ़ पढ़ के थक गई थी, आजकल 4th से ही प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसने बोलना शुरू कर दिया, चांट करना शुरू कर दिया बैठ के, मेरे एग्जाम खत्म, मेरे एग्जाम खत्म, मेरे एग्जाम खत्म, मेरे एग्जाम खत्म, मतलब ऐसे कर रही थी। तो क्या उसके एग्जाम खत्म हो गए? नहीं, वो तो अभी चल रहे हैं। लेकिन मैंने उसमें देखा कि कुछ देर के लिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई, जो वो 3 घंटे पढ़ के थक गई थी, उसकी ऊर्जाएं वापसी आ गई। और मानिए मेरी बात, एक्चुअल में ये मेरे लिए गेम चेंजर था। मैंने कहा मतलब कि एक नॉर्मल इसकी मैनिफेस्टेशन भी असर कर रही है। तो सोचो, जो ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए हमारे स्विच वर्ड्स या जो मैंने आपको बोला विठला, इनमें कितनी शक्ति होगी। तो वहां से मेरा कंसेप्ट समझ में आया कि आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को खुद से लिख के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र। तो कैसे आप अपनी ही जो भी लिखी हुई इच्छा, डिजायर, लॉ को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रियल वर्ल्ड। आपने लिख दिया और वो कार्य हो जाए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? ब्रह्मचार्य। अभी ब्रह्मचार्य, प्रॉपर वाला ब्रह्मचार्य है। सो ब्रह्मचार्य का मतलब क्या? ब्रह्म मतलब केंद्र, रीचिंग टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल। आपके जो कैलिबर है उसके एक्सट्रीम तक पहुंचने की आपके अंदर की क्षमता को ब्रह्म बोला जाता है। केंद्र और चार्य मतलब रास्ता। तो आपको क्या करना है, आप कभी भी देखेंगे, अभी का दिल्ली में जैसे मौसम चल रहा है बैलेंस है, तो हम लोग खुश हैं। एक्सेस सर्दी थी तो हम क्या बोलते थे? सर्दियां भी बेकार है, जब जाएंगी पता लगेगा। एक्सेस गर्मियां भी होंगी तो क्या, यार गर्मियों में काम नहीं होता। भाई काम होता कब है? जब बैलेंस होता है। तो ऐसे ही आप अपने तत्वों को बैलेंस कीजिए। कैसे कीजिए? जब आपके शरीर के तत्व बैलेंस रहेंगे तो आपका काफ पित्त वात बैलेंस रहेगा, आप रोगों से दूर रहोगे। जब आपके माइंड के तत्व बैलेंस रहेंगे तो आपकी क्षमता, बारीकियां और अचीवमेंट्स बढ़ने की पोटेंशियल आपके खुद में ही बढ़ जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे हमारे दोस्त भाई ऐसे ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां का वास्तु ठीक करना इम्पॉसिबल है, तो क्या करें? अब छोड़ दें, खत्म। ये विद्या उनके लिए नहीं है। ये विद्या किसके लिए है? जो भी राजा बनना चाहता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किंग नहीं है, इसका मतलब जो कुछ करना चाहता है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना? आपको सबसे पहले एक चार्ट पेपर ले लीजिए बड़ा सा। उस चार्ट पेपर पे 2 ट्रायंगल बनाइए ऊपर की साइड फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई, और 2 ट्रायंगल बनाइए नीचे की साइड फेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ। इन चारों के अंदर आप 2 सर्कल बना दीजिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब आपने 4 सर्कल बना दिए। अब आप सेंटर के अंदर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही चित्र बनाइएगा। अब अपने सेंटर के अंदर 5 एलिमेंट्स का चार्ट बना दीजिए। सबसे पहले वाटर, फॉलोड बाय एयर, फॉलोड बाय फायर, फिर अर्थ, फिर स्पेस जिसको हम ईथर बोलते हैं, स्पेस, देन अगेन वाटर। वो ऐसे एरो पे चला जाएगा। और इसके साथ इनके सिंबल्स भी बना दीजिए। आप ना ही ज्यादा डार्क बनाएंगे ना ही ज्यादा लाइट, कोई सिंबल ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, एक ही आकार के होने चाहिए सारे। अब आप इस चार्ट पेपर को किसी भी अपने कमरे में, जो भी आपको लगता है, आपको ऐसा कोई कमरा लगता है ना कि यार इसकी ऊर्जाएं बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऊर्जाएं कहाँ की अच्छी नहीं होती? जहां पर ऑक्सीजन कम होता है, वहां की ऊर्जाएं कभी अच्छी नहीं होगी। जहां वेंटिलेशन नहीं होता, क्योंकि बाहर राहु का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। राहु इस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। आप उसी कमरे में रख लीजिए। चलिए आप इस चार्ट पेपर को रखिए और इसके चारों जो हमने ट्रायंगल्स बनाए थे वहां पर आप एक पानी का बर्तन लेंगे, छोटा सा, 4 छोटी छोटी कटोरियां पानी की रखिए, और उसके अंदर आप फ्लोटिंग कैंडल्स या दिया, आप देसी घी का दिया लाइट कर लीजिए। अब आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको लिख के अपने सामने रख लीजिए। जहां ये चार्ट पेपर खत्म हो रहा है उसके आगे या सामने पेस्ट कर लीजिए जो आपको दिखना चाहिए। अब सबसे पहले आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी ब्रीथ को एकदम डीप करेंगे, एकदम डीप, सो डीप दैट यू आर फीलिंग योर नेवल। इतना डीप, हम लोग तो अपनी डायफ्राम को भी ढंग से नहीं भरते हैं। सो यू आर फीलिंग योर नेवल। इतना डीप ब्रीथ करेंगे, आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ेंगे। 5 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में रहिएगा। इसकी हीट को फील कीजिएगा, इन तत्वों को फील कीजिएगा। आंखें बंद में इमेजिन कीजिएगा जो आपने ड्रॉ की कि सारे के सारे तत्व बैलेंस हो रहे हैं। और आप इस समय पे एक बीज मंत्र, जो सोलर प्लेक्सस का मैंने आपको बताया था कि जिसका अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती, कई लोग एंग्जाइटी से बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे आंखें बंद नहीं होंगी, विचार इधर आएंगे। तो आप एक शब्द को अपने मन में ही बोल सकते हैं, रम। इस शब्द को अपने मन में बोल सकते हैं। इससे आपका सोलर प्लेक्सस, इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपकी एंग्जाइटी को आप ओवरकम कर सकते हैं। कौन सा शब्द? रम। तो आप रम अपने मन में बोल सकते हैं। और अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठे रहें और इसको फील करें। कुछ नहीं करना है, फील करें। बिलीव मी, आपके तत्व बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और जो आपने सामने लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन में, जो भी आपने लिखा है उसको सब कॉन्शियसली, अब आपका माइंड जो है वो बिल्कुल रॉ हो चुका है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, आपके दिमाग में कोई सोच होगी नहीं। लगभग 40 से 42 दिन बाद आप इस स्टेट में पहुंच जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब जो आपके एकदम आंखें खोलते, जो सबसे आपने अपनी डिजायर लिखी है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, 4-5 मत लिखना, एक लिखना पहले। तो एक, उसको 1 टक
लगभग 1 मिनट के लिए बिना अपनी आंखें झपकाए देखते रहिए। अब शुरू में 10 मिनट 10 सेकंड के बाद ही आपकी आईज ब्लिंक, फिर 20 सेकंड पे पहुंचोगे, फिर 30 सेकंड पे पहुंचोगे। ऐसे करते करते आपने 1 मिनट पे पहुंचना है। जिस दिन आप 1 मिनट पे पहुंच गए, उस दिन तक आपके पास उसका रास्ता खुल चुका होगा कि आप वहां तक कैसे पहुंचे। आपका रास्ता खुल चुका होगा कि आप वहां पर कैसे पहुंचेंगे। और आप इस प्रक्रिया को अगर लगभग 1 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं ना, तो आपको लगेगा मैं एक मैजिशियन हो चुका हूं, जो चाहता हूं वो अचीव कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि आपके तत्व बैलेंस होने से अब माइंड के तत्व बैलेंस हो रहे हैं। ये बैलेंस होने से आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इस प्रकार बढ़ जाती है कि आपका कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। कभी कभी साहिल, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास लोग आते हैं, देख के ही पता लग जाता है उनका एलिमेंट इतना इम्बैलेंस होता है कि मुझे भी उनके लिए उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक सिद्ध पुरुष मेरे पास आए, मैं उनको सिद्ध बोलता हूँ, मैं इनको ऐसे बोलता हूँ, अरे महाराज बैठिए। मेरे पास आए, 35 साल की उम्र है, शादी नहीं कर रहे हैं। शादी क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आपके योग खुलेंगे, मैं बता सकता हूँ कब खुलेंगे, शादी कब होगी, समय पे भी, लेकिन तीसरा भाव आपकी फ्री विल, नहीं मुझे देखना ही नहीं उस जगह पे। क्यों नहीं करेंगे आप शादी? जब तक मैं सेट नहीं होऊंगा, जब तक मैं प्रोफेशनली सेटल डाउन नहीं होता, मैं शादी नहीं करूं। अब वो लेके बैठे हैं सप्तम भाव में सूर्य और शनि का कंजंक्शन, यानी कि इकट्ठे बैठे सूर्य शनि। अब जब तक वो शादी नहीं करेंगे उनका भाग्य नहीं खुलेगा। अब क्या करें साहब? वो कह रहे हैं कि मैं सेट होऊंगा तब होऊंगा, और वहां पर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसे के अंदर जब तक शादी नहीं करेंगे तो भाग्य नहीं चलेगा। ऐसे के अंदर ऐसे जातक को सबसे पहले अपने तत्व बैलेंस करने सीखने चाहिए। उससे उनको खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगी। अब मैंने उनको शुरू किया, करवाया, वो भी बड़ी मुश्किल से कराया, 15 दिन हुए, तो शायद मैं उनको ये चीज करवा सकूं, क्योंकि मैं ये बात डंके के चोट पे बोल सकता हूँ, सूर्य शनि सप्तम भाव, भाग्य खुलेगा ही शादी के बाद। जातक में कितना ही कैलिबर क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी पोटेंशियल से कम कमाएगा। तो इसलिए कुल मिला के जब भी हम शुरू से बात करें, सारी बात किस चीज की कर रहे हैं? ऊर्जाएं, एनर्जीज, ज्योमेट्री, सब क्या है? ये सारी की सारी आपके सब एलिमेंट्स से बने हुए खेल है, सब तत्व है। उसी के साथ में हमें चलना है, उसी में एक दिन विलीन हो जाए। तो अभी मेरे को 2-3 चीजें निकल के आई। एक थ्योरी है उपाय की, एक थ्योरी है कुंडली की। तो मेरी कुंडली के अंदर एक योग है जो होना ही है, क्योंकि मैं अभी वो वाला आपका पहले वाला साइल करना हूँ, ठीक है, जो अभी बिलीव करने की कोशिश कर रहा है। और ये पॉडकास्ट करने का रीजन भी है कि मेरा दिमाग खुलेगा जी। तो एक थ्योरी कह रही है कि मेरी कुंडली में जो लिखा है वो होना है जी। दूसरा फिर उपाय की थ्योरी आ जाती है कि मैं इसको करूंगा तो मेरी वो चीज हो जाएगी। अगर मेरी कुंडली में कुछ लिखा हुआ है वो होना ही है, तो मैं उपाय करूं या नहीं करूं उससे क्या पड़ता है। दूसरी कर्म, अब अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, वो अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी कुंडली में मेरे कुछ कांड कर रखे हैं, बट मैं असली में कर्म पॉइंट से बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी कुंडली तो चेंज नहीं होने वाली। अब मैं आपको अपनी कुंडली दिखाने के लिए आया, आपने मेरी कुंडली देखी, उसमें कुछ और है, आपने मेरे को उपाय दे दिए, अगर उपाय काम करते हैं, बट मेरा कर्म तो वैसे ही सही था बाय डिफॉल्ट। तो अब ये तीनों चीजें साथ में कैसे एग्जिस्ट करती है? तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि क्या रेमेडीज और कुंडली के अंदर जो हमारा लिख रखा है उसके अंदर से हमें चलना किस में। देखिए, सबसे पहली चीज है कि एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट बना क्यों था। अगर हम इससे पढ़ के हम गूगल मैप बनाए क्यों है, रास्ता तो मुझे पता था रोहिणी का कैसे आना है, फिर भी मैंने गूगल मैप ऑन किया ताकि मैं इस चीज को देख सकूं कि यहाँ पर कितने रेड लाइट्स है और मुझे क्या रास्ता अपनाना है। तो जब ये विद्या चली, आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पेरेंट्स भी गर्ग ऋषि के पास गए थे ये जानने के लिए। तो कुंडली से आप क्या कर सकते हैं, कुंडली से जान के आप अपने रास्ते को मॉडिफाई कर सकते हैं और आप प्री प्रिपेयर्ड होके उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि यार मुझे ये कार्य करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको, आप अपनी बात बोली तो मैं आपको उपाय बता ही देता हूं। अगर मैं किसी के सप्तम भाव के अंदर सप्तम के मालिक को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देखूं, या उसका सप्तम का मालिक जुपिटर बन रहा है और वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो मैं उसको ये बात बोल देता हूँ कि देखो ब्रदर या जो भी है, कि आपकी मैरिड लाइफ में यू आर द वन हु नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज। अब आपको 20 साल के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपके अंदर आपको ऐसा बहुत बार लगेगा कि यार मेरे इमोशंस की उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है या मुझे ये नहीं हो रही, ये चीज करनी पड़ेगी, चाहे मैं आपके लिए देवी क्यों ना ढूंढ लाऊं कुंडली मैच मेकिंग के लिए। अगर तैयार हो तो शादी करो, नहीं हो तो रहने दो, क्योंकि ये योग है, कुछ जबरदस्ती नहीं है शादी, एक सोसाइटी ठप्पा लेने की जरूरत नहीं है। आप तैयार हो तो इस चीज के लिए आगे बढ़ो, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि अगर कुंडली में लिखा है, आपका एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास आना भी आपके स्टार्स ही लेके आते हैं, आपको राइट जगह पे पहुंचाना भी आपके स्टार्स लेके आते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये लिखा है कि आप बहुत ज्यादा महान काम करोगे, आप बहुत सिद्ध व्यक्ति बनोगे, तो आप वो बन के रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितनी सफरिंग्स के बाद वो एक एस्ट्रोलॉजर कंट्रोल कर सकता है, आपको गाइड करके, खुद से नहीं। मेरे पास, मैं कोई नेचर के अगेंस्ट नहीं आ सकता। आपको बता के एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए आप किसी सरकारी ऑफिस में हैं, लेकिन आप अंडर टेबल कुछ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है,
आप एक्सेप्ट करते हैं। तो सब करते हैं, हमें पता ही है, एक प्रक्रिया है, बहुत करते आ रहे हैं, और कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। आप खुद से ही जाके दे देते हो कि चलो ये काम कर दो। लेकिन अगर आपका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन खराब है, यानी कि आपके 8वें भाव में शनि बैठे हैं या आपका कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन खराब है, तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये कार्य करने से आपकी फैमिली के अंदर बहुत मेजर हेल्थ इशू आ सकता है। तो यानी कि उसको एक गाइडेंस मिल गई और वो इस कर्मों को रोक सकता है। उसकी नज़र में ये कर्म गलत नहीं था। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं कर्म सही कर रहा हूँ या गलत? हम होते कौन है डिसाइड करने वाले? बहुत बार ना लोग मेरे साथ ये भी क्वेश्चन पूछते हैं जी कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। हमें कैसे पता कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं? हमसे जाने अनजाने में क्या हो रहे हैं। और एक बात मेरी कभी मत भूलिएगा, पेंडिंग कर्मा की जो थ्योरी है वो बिना गाइडेंस के आपको पता ही नहीं लग सकती। वो सिर्फ उन लोगों को पता लगती है जिनकी कुंडली में मोक्ष के योग हैं, उन्हें पता लग जाती है। और वो बहुत ही गिनती के लोग होते हैं जो कि सिद्ध होते हैं। तो आपके उस कार्य रोकने से मैंने आपको कोई नुकसान तो नहीं किया। अंडर टेबल इनकम बंद करके शायद आपको कोई प्रसिद्धि मिलनी हो, आपको उस लेवल तक लेके जाया जा सकता है। अब किसी के चौथे भाव में, मान लीजिए किसी का एक 4th हाउस में प्रॉब्लम है और उसको हार्ट डिजीज आने की दिक्कत नजर आती है। अब आप बोलेंगे अबे जी इसमें तो लिखा हुआ है, अब इसको तो हार्ट डिजीज आएगी आएगी। अभी 1 मिनट पहले क्या बोला? करो ना विठल विठला 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 बोलो एंड सी द मिरेकल। मैं लिख के दे रहा हूं कि यू विल गेट द रिजल्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर कुंडली बताती है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। शायद सिंपल सी चीज है, कुंडली कुछ बदल नहीं सकती है लेकिन बहुत बदलाव आप में लेके आ सकती है। आपकी कुंडली के आप सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो, मैं आपको झट से कुंडली पढ़नी सिखा दूंगा। कुछ नहीं करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, मोबाइल में इजीली सॉफ्टवेयर डाउनलोड है। उसके अंदर SU देखोगे तो सन, MO देखोगे तो मून। तो जिस भी घर में आपका सूर्य विराजमान है वो एरिया ऑफ लाइफ है जहां पर यू वांट लाइमलाइट। वहां पर आप झुक नहीं सकते हो, वहां पर आपको अगर झुकाया जाएगा तो आप सफर करोगे या बस्ट आउट हो जाओगे। चंद्रमा आपका मन है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। मान लीजिए आपके 10वें भाव में चंद्रमा है, तो अगर आपके 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और आपने बैंक की नौकरी कर ली तो 99% आप वहां पर स्थिर नहीं रहोगे, 6 साल बाद जॉब चेंज करोगे। एक एस्ट्रोलॉजर आपको पहले ही रोक देगा, मत जाना बैंकिंग फील्ड में, ये आपके लिए नहीं बनी। तो अब आप कहोगे कि ये मेरे कर्मों में था, मुझे तो होना था, लेकिन 6 साल बाद सफर करोगे ना 6 साल। आपको पता है जब भी किसी की बुध की महादशा लगती है तो पहले 6 साल वो उससे बहुत इम्तिहान लेती है, क्योंकि गौतम बुद्ध को भी 6 साल लग गए थे अपने आप को जानने में, तो 6 साल वो बहुत ऊर्जा लेते। तो वहां पर आपको कैसे स्थिर होना है ये आपको थ्रू एस्ट्रोलॉजी पता लगता है। आप ये बोल रहे हो कि यार मुझे चोरी करनी है, वह जी मुझे कोई रेमेडी दे दो कि मैं चोरी में कामयाब हो जाऊंगा, तो आप नहीं हो पाओगे। रेमेडीज आपके तत्वों को, आपके एलिमेंट्स को, आपकी वीकनेसेस को बेटर कर सकती है। अगर आपकी कुंडली में योग ही 50 करोड़ के हैं और आप 500 करोड़ को टारगेट कर रहे हो, तो 2 बार 3 बार मेरे से सुनोगे कि भैया इससे ज्यादा हाथ पैर मत मार, तेरी कुंडली में 50 करोड़ के योग है। ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा घुमा के बोलूंगा, अरे नहीं तुम्हें तो कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि उसका माइंड खुले, उसके तत्व बैलेंस हो, तो वो ट्रैक पे रहेगा, नहीं तो वो अपना जीवन डिससेटिस्फाइड में निकाल देगा। 50 करोड़ को भी नहीं भोग पाएगा, उसकी कुंडली में योग ही नहीं है ना 500 करोड़ के, तो कोई रेमेडी उसको 500 करोड़ नहीं दे सकती। रेमेडी आपकी कुंडली के पोटेंशियल तक आपको जल्दी पहुंचा देती है। इट इज लाइक एन एरोप्लेन, आप जल्दी पहुंच जाती हो हेल्थ के अंदर। अब मैं आपको इसमें एक सच बात बताता हूँ, बिल्कुल मेरे पास बहुत केसेस आते हैं रिलेटेड टू कि भाई मुझे इसी जातक से या जातिका से शादी करनी है, आप जो बोलोगे मैं इसके लिए तैयार हूं, वशीकरण ये वो, आप जो बोलो, कितने का बोलो। तो सबसे पहले मैं अपने खुदा से डर के एक कुंडली बनाता हूं जिसको हम प्रश्न शास्त्र बोलते हैं। तो उसके थ्रू और दोनों की कुंडलियों को मिला के पहले ये देखा जाता है कि इनकी कुंडली में क्या शादी के योग एक्चुअल में भी है। अगर है और उनको कठिनाइयां आ रही हैं तो उनके लिए आप ये रेमेडीज कराओ, उनको 200% रिजल्ट मिलेगा। और अगर उनकी कुंडली बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट है तो आप सिर्फ एक लाइन से निकल जाओगे कि रेमेडीज कर करके थक गए, कुछ नहीं होता। और क्या रिजल्ट निकलता है साहिल? हम किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे इलाज नहीं होता, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें उससे इलाज मिल जाता है, तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हमें इलाज नहीं मिलता, तो हम पूरी एस्ट्रोलॉजी को बेकार बोल देते हैं। ये गलत बात है, थोड़ा सा बायस्ड है ना। तो ये चीज जो है इसको कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा सा पकड़ने की जरूरत है कि रेमेडीज की एक लिमिटेशन है। तो पहले आप उसको चेक करें कि ये होने की क्षमता है, कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, क्रिएट नहीं हो सकता कुछ भी। अब देखो, जैसे मेरी कुंडली में कुछ चीज होनी थी, आपने देखा, आपने कहा आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है तो आप ये कर लो, मैंने उस चीज को बचा लिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ चीजें हैं आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें, मेरी योग नहीं है 100-500 करोड़ का पहुंचने का, बट बहुत सारे ऐसे मीन्स है, काला जादू टाइप्स, उस टाइप की चीजें जो शायद मुझे 500 करोड़ दिला सकते हैं। तो अब ये जो अननेचुरल चीजें हो रही है, क्या ये भी कुंडली में था? हाँ, तो ये जो आप
उस तरीके के थ्रू 500 करोड़ पे पहुंच पाओगे भी, या अपने 50 को भी उन्हीं को दे दोगे जो आपको बोल रहे हैं कि मैं 500 करोड़ कर रहा हूँ, कल को वो 50 के हो गए। तो सबसे पहले इसके लिए वही मैंने आपको बोला ना कि वशीकरण या कोई भी चीज आप कराते हो तो उसका भी योग आपके पास पहले आप हो रहा चार्ट से और सामने का चार्ट देख के उसका रिजल्ट निकाल लेते हो कि यार ये होने की क्षमता है। अगर है तो आप उस कार्य के थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। वहां पर आपकी कुंडली सपोर्ट करेगी कि थ्रू रेमेडीज ये बंदा वहां पहुंच पाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोइंसिडेंटली लोग किसी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, जिनकी कुंडली में वो योग बहुत प्रबल होते हैं वो तो कोइंसिडेंटली चल जाते हैं। जिनकी कुंडली में वो योग प्रबल नहीं है वो क्या करेंगे, उनको जब तक एक राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी वो नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको ओरिजिनली बताऊं साहिल, मैं कभी भी कुंडली के अंदर ना वीक प्लैनेट्स के ऊपर काम नहीं करने में बिलीव करता। मैं रेमेडीज नहीं देता कि आपको ये पर्टिकुलर प्लैनेट वीक है आप इसकी रेमेडी करके इसको स्ट्रॉन्ग करो। क्यों ना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को पकड़ लो ना जो हमें सब कुछ देने के लिए है। और थोड़े से मैं बार बार बोलूंगा अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करने से आप उन चीजों को जल्दी समझना शुरू हो जाते हो। तभी तो डीटीज दी 4 और 11 आपको खुद ही अवेयरनेस आ जाएगी। आपने वो किताब पढ़ी है मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, पढ़िएगा यू विल गेट द क्लैरिटी। वो अपना पूरा जीवन निकाल देता है जिस चीज के लिए, जब वो चीज उसको मिल जाती है उसको उसकी अहमियत नहीं रहती। तो इसलिए कहीं ना कहीं से एक बार के लिए ये जो डीटीज का कंसेप्ट है ये बहुत मिराकुलस रिजल्ट आपको देता है। तो इसको पकड़िए। और बार बार मैं आपको ये बात बोलूंगा कि जो भी आपने बोला डिजायर, आपके क्वेश्चंस में भी वही चीज है जो पब्लिक की है, पैसा, रिलेशनशिप, फॉरेन सेटलमेंट। अरे हमारा जीवन बस इन्हीं 3 चीजों के लिए हुआ है। हमारे जीवन के कुछ पेंडिंग कर्मास हैं, जब तक नहीं करेंगे इस चक्रव्यूह से नहीं निकलेंगे। साहिल, मिलियनियर से लेके बिलियनियर तक या एक छोटे आदमी तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो संपूर्ण हो। किसी को कुछ ना कुछ कमी है। ये मृत्यु लोक है ही ऐसा। तो उससे बचने के लिए आपके पेंडिंग कर्मस और आपका पाथ स्मूथ जाता रहे, उसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए। वो कहते हैं ना टू बिकम अ मिलियनियर यू नीड ब्रेन, टू बिकम अ बिलियनियर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक क्षमता के बाद आपको राइट गाइडेंस जब तक नहीं मिलेगी आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अगेन आपकी कुंडली में वो योग होने चाहिए, क्रिएट कोई नहीं कर सकता। योग होंगे तो आपको मीन्स मिल जाएंगे। आप जिम जाते हो, आपने जिम जाके बॉडी बनाने की सोची, आप नेचुरल डाइट खा के बॉडी बनाओगे 10 साल में, आप वे प्रोटीन लेके बॉडी बनाओगे 2 साल में, आप स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाओगे 2 महीनों में। काम क्या है कि आप रेमेडीज को करो सप्लीमेंट, लेकिन 2 महीने वाली स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं, वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर देंगे। और आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत बार ना जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी रिवर्ट मारती है, क्या ये साइड इफेक्ट्स देती है जो हम लोग देख रहे हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं? क्या ऐसा भी होता है जब आप किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, जब आप किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं? ठीक है, अच्छा मेरा जो रीजन था इस फील्ड में आने का, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने मेरे सेंटिमेंट्स के साथ जान के नहीं खेला, उनको नॉलेज ही उतनी थी, वो मिसगाइड कर गए। एक एस्ट्रोलॉजर को उतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो बोल दे कि भाई ये मेरी रीच के बाहर का सब्जेक्ट है या मेरी पकड़ नहीं आ पा रही है, बट वो तो छोटा हो जाएगा ना ऐसा बोलने में। तो इसलिए जहां पर आप किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हो, किसी को गलत गाइडेंस दे रहे हो या कोई गलत चीज के लिए अपना घर भर रहे हो, तो आपके भी तो अपने कर्मों को खराब कर रहे हो। तो उसको कहाँ जाना दोगे? कितना पैसा एंजॉय कर लोगे? कब तक? एंड ऑफ द डे तो आपने उसी 5 तत्वों में मिलना है। ठीक है, बहुत मजा आया यार, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी अपने रेमेडीज भी दी जो लोगों के लिए थी, प्लस मेरे क्वेश्चंस भी आंसर हुए। थैंक यू टाइम देने के लिए। राधे राधे। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।